नमस्कार दोस्तों। आज है 4 जून 2021। आज हम जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनका अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन वाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रश्न पहले देख लेते हैं, फिर उसके बैकग्राउंड पर जो भी न्यूज़ बनी हुई है उसको एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है तो 1 जून, 2 जून, 3 जून या 4 जून। देखिए, ये प्रत्येक 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इसे। इसके न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं आगे क्या है। तो देखो, शुरुआत कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब ये क्या होता है? देखो, इसे UNGA बोलते हैं। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन संगठन है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? पूरी दुनिया में शांति व सुरक्षा बनाए रखना, कहीं पर भी किसी भी तरह का जो है हिंसा ना हो, मास लेवल पर युद्ध ना हो, इस तरह की चीज़ें घटनाएं ना घटे, इसलिए इसका गठन किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जितने भी सदस्य देश हैं, उनको जब अपनी बात रखनी होगी तो कहाँ रखेंगे? प्रश्न ये उठता है, कहाँ रखेंगे? उसके लिए क्या होता है? UNGA, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसे बोलते हैं। संगठन अलग चीज़ है, महासभा उसका भाग है। ठीक है, तो ये जो महासभा है एक तरह की विश्व संसद समझिए। यहाँ पर सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं और वे अपने अपने देश की बात रखते हैं किसी मुद्दे पर। समझ में आ गया? तो अब UNGA का मतलब समझ में आया। तो UNGA डिक्लेयर्ड 3 जून इंटरनेशनल वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयोग किया गया था। अब जैसे कि आपको पता है कि साइकिल यूज करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बाइसिकल, पहला फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो है किसी का पीछा कर सकते हो। देखो, खुश हो गए, अपनी अपनी बातें याद आ गई, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। तो बाइसिकल देखिए क्या होता है, ये मैकेनिक्स पे काम करता है। आप जब इस पर जो है लगातार 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है, तो आपके शरीर के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है। और तीसरी बात क्या होता है कि चलाना, जब आप लगातार चलाने लगते हैं तो वो अच्छा भी लगने लगता है। तो इसको प्रमोट करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये कदम उठाया था। क्लियर है? हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में आइसेक हर्जोग की नियुक्ति हुई है? आइसेक आइसेक से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? आइसेक एक बहुत ही बेहतरीन हस्ती हुए हैं, मशहूर वैज्ञानिक सर आइसेक न्यूटन। हाँ, तो उन्हीं का ही नाम है। तो देख लेते हैं, अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में आइसेक हर्जोग की नियुक्ति हुई है? फिलिस्तीन, इसराइल, जॉर्डन या लेबनान। ये चारों जो देश हैं ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो सही आंसर इसका होगा इसराइल। ध्यान दीजिए, इसराइल की ये राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अभी भी वही है, नेतन्याहू। ठीक है, तो राष्ट्रपति के रूप में देख लेते हैं। देखिए, ये हैं आइजक आइजक हर्जोग, ये इसराइल के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। इसराइल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप है। ठीक है, दिख रहा है? एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। ये आपका वर्ल्ड मैप दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है। तो ये आपका गल्फ रीजन है। ठीक है, गल्फ रीजन या इसे पश्चिम एशिया भी कहा जाता है। तो पश्चिम एशिया को थोड़ा जूम करने पर आपको दिख रहा होगा, ये मिस्र है इधर, जिसे इजिप्ट बोलते हैं, ये जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये ऊपर लेबनान है। ठीक है, और बीच में है ये वाला इराक़, ये इसराइल। अब आप लोग हमेशा न्यूज़ पढ़ते होंगे इसराइल और फ़िलिस्तीन। ठीक है, इसराइल और फ़िलिस्तीन दो ऐसे मुल्क हैं जो 1948 से आज तक लड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बहुत ही अपने जो है पॉलिटिकल रीज़न है, उसके राजनीतिक कारण है, वो कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, जो इसराइल येलो कलर का आपको दिख रहा है ये इसराइल है, और इसी इसराइल के अंदर जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये है फ़िलिस्तीन। एक्चुअल में हुआ क्या करता था, 1948 से पहले ये पूरा का पूरा जो है पूरा इलाका फ़िलिस्तीन हुआ करता था। ठीक है, फ़िलिस्तीन जो कि सुन्नी मुस्लिम्स लोग हुआ करते, अरब मुस्लिम्स के इनका जो है वहाँ पर निवास था, उनका देश था। लेकिन होता क्या था, इसराइल बहुत पहले, आज से सदियों पहले, ज्यूस जो होते हैं, ज्यूस मतलब समझते हैं, जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? यहूदी।
यहूदियों का ये मूल स्थान हुआ करता था। जैसे हिंदुओं का मूल स्थान, जैन का मूल स्थान, बौद्धों का मूल स्थान इंडिया है, उसी तरह से ज्यूस का मूल स्थान क्या हुआ करता था, ये हुआ करता था। क्लियर है। तो हुआ क्या, बाद में जब अरब का आक्रमण हुआ तो ये लोग छोड़ के कहाँ चले गए, यूरोप की ओर चले गए। तो जब 1948 में जो है देशें सब आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटेन का यहाँ कब्जा हुआ करता था, तो ब्रिटेन ने ज्यूस को वापस यहाँ पर बसाया। समझ में आया। तो जब वापस बसाया इनको यहाँ पर, तो कुछ एरिया इन्होंने दे दिया इज़राइल को और कुछ एरिया दे दिया फ़िलिस्तीन को, जिसका फ़िलिस्तीन ने विरोध किया। फिर आगे मामला चलता रहा। फिर इज़राइल धीरे धीरे क्या करता रहा, अपने क्षेत्र को बढ़ाता गया। और इधर सारे ये मुस्लिम कंट्री हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, ये जितने भी हैं सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। इन लोगों ने फिर धीरे धीरे क्या किया, 5 देशों ने मिलकर 1967 पे इज़राइल पर आक्रमण कर दिया। इज़राइल यही करता है। इज़राइल धीरे धीरे अपने क्षेत्र को विस्तार कैसे करता है, ये लोग युद्ध करते रहते हैं और वो युद्ध को जीतकर जो है अपने क्षेत्र को बढ़ाता जाता था। एक समय बहुत छोटा सा हुआ करता था इज़राइल, अब देखिए पूरे लगभग जो पुराना फ़िलिस्तीन था उसका ज़्यादातर हिस्सा इज़राइल के पास है। ठीक है। अब फिर बाद में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, सीज़ फायर करवाया था और 52% पर इज़राइल और 48% पर जो है फ़िलिस्तीन का जो है एक समझौता हुआ था। उसके माध्यम से ये हो गया था कि 48% फ़िलिस्तीन के पास रहेगा और 52% इजराइल के पास। तो ये जो ब्राउन वाला इलाका है इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, और ये जो छोटा सा इलाका आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है गाजा पट्टी। दिख रहा है ये, एक मिनट और जूम कर देते हैं, ये आपको देखो गाजा स्ट्रिप दिख रहा है, ये है। तो ये गाजा पट्टी जहाँ पर ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। तो हो गया, ये इजराइल और फ़िलिस्तीन का आपस का मामला है। अभी चर्चा में था इसलिए थोड़ा सा मैंने जिक्र कर दिया, बाकी इसको अगर बताने चले तो आधे घंटे लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इजराइल और फ़िलिस्तीन का आपस में लफड़ा चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, और अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में आइसेक हर्ज़ोग का जो है नियुक्ति हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इजराइल की राजधानी क्या, हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात, इजराइल की राजधानी क्या है। देखिए, इजराइल जो अपनी राजधानी जो मानता है उसे जेरूसलम को मानता है, या ऐसे यरूशलेम भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है। वैसे ही इस्लाम और ईसाइयों के लिए भी ये पवित्र स्थान है। क्यों है, उसके अपने ऐतिहासिक कारण हैं। लेकिन यरूशलेम पर अभी किसी का कब्जा नहीं, ना ही फ़िलिस्तीन का है और ना ही इजराइल का है। यरूशलेम पूरी तरह से यूनाइटेड नेशन के कब्जे में है। यूनाइटेड नेशन का अपना उसमें उसका अपना प्रशासनिक निर्णय वहाँ चलता है। क्लियर है, ना इजराइल का ना ही फ़िलिस्तीन का, क्योंकि ये दोनों अब क्लेम करते हैं कि ये उनका है। तो जब तक शांति से मसला हल ना हो जाए तब तक यूनाइटेड नेशन के ये कब्जे में है। लेकिन इजराइल जो है वो जेरूसलम को अपनी राजधानी मानता है, लेकिन पूरी दुनिया जो इजराइल को मान्यता देते हैं वो इजराइल का जो राजधानी मानते हैं उसे तेल अवीव मानते हैं। तो समझ में आया। तो अभी के लिए भारत ने किसे मान्यता दी है, जाहिर सी बात है जो विश्व समुदाय ने किया है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी ने माना है वही भारत ने भी माना है। तो तेल अवीव इजराइल की राजधानी है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के जब भी संस्थाओं में किसी की नियुक्ति होती है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ मिश्रा, जस्टिस DN उपाध्याय, जस्टिस AK मिश्रा, जस्टिस रंजन गोगोई। तो सही आंसर इसका क्या है, जस्टिस AK मिश्रा। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जस्टिस क्यों है। देखिए, एक शर्त है, जब ये कानून बना था मानवाधिकार को लेकर 1993 में, तो ये शर्त रखी गई थी केवल वही व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में सर्व कर सकता है जो मुख्य न्यायाधीश रह चुका, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। समझ में आया। जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर होते हैं वो उनकी नियुक्ति हो सकती है कहाँ पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद आयोग में। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं न्यूज़, आप लोग देख लीजिए। AK मिश्रा हेड करेंगे NHRC। इसके पहले कौन हुआ करते थे, देखिए इससे पहले HL दत्तू हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, HL दत्तू, जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हुआ है। तो ये HL दत्तू को रिप्लेस करेंगे। क्लियर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा आपको बता दें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। ये इसका लोगो है, और इसका देखिए लोगो में स्लोगन क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो कि उपनिषदों में लिया गया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे जो भी है पूरा श्लोक, कि सभी लोग सुखी रहें। देखिए,
होता क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो गठन हुआ था वो 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा एक कि विश्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 1993। डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ईयर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 1993 में क्यों हुआ था, प्रश्न उठता है 93 में ही क्यों हुआ। देखिए, विश्व में मानवाधिकार जिसे बोला जाता है को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी उस समय, ठीक है, ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स क्या होता है, मानव होने का अपना अधिकार है, उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। इसमें मुख्यतः 3 अधिकार शामिल हैं। एक है कि व्यक्ति के पास जो भी प्रॉपर्टी है उसे अपनी प्रॉपर्टी को अर्न करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी, लाइफ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तीसरी, क्या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, धर्म की आज़ादी होनी चाहिए। तो कुछ मूल अधिकार हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो मानव के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया में बात चल रही थी। तो यूनाइटेड नेशन ने, समझ में आया, यूनाइटेड नेशन ने एक अंतर्राष्ट्रीय डिक्लेरेशन दिया था, एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन दिया था, एक घोषणा पत्र दिया था, जिसमें कुल मिला के जो है कई सारे अधिकारों की एक लिस्ट बनाई थी। और उन्होंने कहा था ये सारे मानवाधिकार के अंतर्गत आएंगे और सभी देशों को अपने अपने देश में मानवाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए संगठनों को सेटअप करना चाहिए। तो उसी दिशा में जब 1993 में विश्व मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया था, UNHRC जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, तो इसका गठन 1993 में हुआ था। तो इसके ध्यान को, मतलब अब जाहिर सी बात है इसका गठन हो गया, विश्व के लिए हुआ है, पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया। तो देश में क्या होगा, तो देश में भी तो बनाना पड़ेगा। तो देश में उसी दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 93 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया था। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखिए, इसमें जो भी मेंबर्स होते हैं वो जो है ज़्यादातर जजेस होते हैं, और इसको हेड जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ही होने चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात है, जो नियुक्ति होती है जज की वो कौन करता है, प्रश्न ये उठता है। तो नियुक्ति तो प्रेसिडेंट ही करता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन उसका सिलेक्शन जो होता है उसे एक कमेटी करती है। वो कमेटी ही सिलेक्ट करती है कि किसे इस पद पर नियुक्त किया जाएगा हेड के रूप पर, आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो 5 मेंबर अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, 5 सदस्यीय नियुक्ति पैनल होता है। इसमें क्या होता है, इस पैनल में प्राइम मिनिस्टर होता है, होम मिनिस्टर होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, और राज्यसभा के जो ऑपोजिशन लीडर होते हैं वो होते हैं। समझ में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए, तो वो होते हैं। क्लियर है। तो 5 सदस्य हो गए। ध्यान दीजिए, ये इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। सिर्फ जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हैं किसी भी स्टेट की या UPSC की, उनमें ये पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन होंगे, लोकसभा के स्पीकर होंगे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। तो 5 लोग होते हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि कौन मानवाधिकार का अध्यक्ष होगा। समझ में आया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद यानी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जस्टिस ढींगरा, जस्टिस AK मिश्रा, जस्टिस HL दत्तू या जस्टिस विक्रमजीत सेन। जितने इस तरह के परिषद होते हैं ज़्यादातर में नियुक्ति किसको किया जाता है, जजेस को ही नियुक्त किया जाए, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है न्याय प्रणाली का, एक जुडिशियल सिस्टम का पूरा उनके पास खूब एक्सपीरियंस होता है। तो इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। तो फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो जस्टिस विक्रमजीत सेन नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं, जस्टिस विक्रमजीत सेन। क्लियर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जस्टिस विक्रमजीत सेन टू हेड डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी। ध्यान दीजिए, डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी का मतलब होता है जो आजकल डिजिटल मीडिया आ गया है। ध्यान दीजिएगा, टेलीविज़न की बात नहीं है। टेलीविज़न को तो BCCI देखता है। BCCI मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नहीं, BCCI ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट करके है। जो टीवी पर जो भी प्रोग्राम आते हैं उनकी जांच करता है कि जो भी प्रोग्राम आ रहे हैं वो भारत में जितने कानून बने उसी के अनुसार तो आ रहे हैं, किसी कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है।
समझ में आया? किसी के फंडामेंटल राइट्स तो नहीं छीने जा रहे। तो इस तरह के वो कंटेंट को एक तरह से मॉनिटर करता है। वो टीवी की बात हो गई, लेकिन यहाँ डिजिटल मीडिया की बात हो गई। जैसे कि आप लोग समझ में आ रहा है कि आजकल OTT का दौर, ओवर द टॉप जिसे बोलते हैं, OTT जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, हॉटस्टार है, ऐसी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसपे मूवीज़, वेब सीरीज़ रिलीज़ होती हैं और आजकल बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट ये दे रहे हैं। तो OTT में बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट आ जाते हैं जो हो सकता है देश विरोधी बातें करे, या हो सकता है ऐसी कुछ सीरीज़ बन जाए जिससे किसी धार्मिक समुदाय या किसी अन्य समुदाय के भावनाओं को आहत किया गया हो। तो इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है। तो उसको देखने के लिए कि ऐसी कोई कंटेंट ना बने, इसके लिए बनाया गया है डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल। समझ में आया? ये परिषद क्या करेगा? जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनता है उसको मॉनिटर करेगा और जहां ज़रूरी हो सकते हैं तो उसमें कटौती भी करेगा। क्लियर है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? जस्टिस विक्रमजीत सेन। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप के लिए 2027 से कितनी टीमों की प्रतियोगिता की घोषणा की है? ध्यान दीजिए, जो भी ODI वर्ल्ड कप होता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, 10 टीमें या 12 टीमें पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? लेकिन अब ICC ने घोषणा की है इसे और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए 2027 जो वर्ल्ड कप होगा उस समय से 14 टीमों की घोषणा कर दी कि प्रत्येक वर्ल्ड कप में 14 टीमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? 2027 से। ध्यान दीजिए, इसमें एक और घोषणा हुई है। ध्यान दीजिए, केवल मेंस ODI वर्ल्ड कप की बात हो रही है, विमेन की नहीं। क्लियर है? ICC एक्सपैंड्स मेंस ODI वर्ल्ड कप टू 14 टीम्स फ्रॉम 2027। और T20 जो वर्ल्ड कप होता है 20-20 ओवर का, 2024 से उसमें क्या होगा, 20 टीमें होंगी। तो मज़ा आएगा, इतनी टीमें होंगी। ध्यान दीजिए, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है बहुत सारे देश इसकी आलोचना करते हैं, ये वर्ल्ड कप तो है ही नहीं। क्यों? 10-12 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और 10-12 में से वही 4-5 टीमें हैं जो बार बार वर्ल्ड कप जीतती हैं, क्योंकि और बाकी क्रिकेट उतने ज़्यादा मजबूत नहीं है। इसलिए वर्ल्ड कप कहना थोड़ा सा बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं, लेकिन है तो है। अब कहा जाता है हमने 2-2 बार जीता है तो जीता है भाई। ठीक है? हाँ, तो T20 में 20 टीमें होंगी और 50 ओवर वर्ल्ड कप में 14 टीमें होंगी, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप से। समझ में आ गया? अब ICC के बारे में बात कर लेते हैं। तो ICC के बारे में बात करते हैं तो इसके जो CEO हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मनु साहनी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दुबई। समझ में आया? ICC का हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, दुबई में है। इसका गठन कब हुआ था? 1909 में। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि पूरी दुनिया में क्रिकेट से संबंधी नियम बनाना, उनकी जांच करना या किसी भी तरह के विवाद का निपटारा करना। समझ में? ICC के इस समय मेंबर कितने हैं? तो ध्यान दीजिए, क्रिकेट भले 14-15 देश खेल रहे हैं आधिकारिक तौर पर, अनाधिकारिक तौर पर 100 से ऊपर देश खेलते हैं। समझ में आया? तो 104 मेंबर नेशन हैं जो लोग क्रिकेट खेलते हैं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं लास्ट आज का, कि हाल ही में एक्सरे सेतु नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है, या किस बीमारी से संबंधित है? तो यह किस बीमारी से संबंधित है? कोविड-19। क्या है एक्सरे सेतु? जान लेते हैं। एक्सरे सेतु लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है? ये बेंगलोर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। IISC कहाँ पर? IISC कहाँ है? बेंगलोर में है। ये भारत की विज्ञान के क्षेत्र में शीर्षस्थ संस्था है। इट इज़ द टॉप इंस्टीट्यूट इन फील्ड ऑफ साइंस। समझ में आया? तो साइंस के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। इसके साथ ही इसमें एक और संस्था ने कोलैबोरेट किया है, DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत एक काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये और IISC मिलकर इन्होंने एक्सरे सेतु लॉन्च किया है। समझ में आ गया? क्लियर है? उसकी एक विंग है, उसने लॉन्च किया है। काम क्या करेगा एक्सरे सेतु? ध्यान दीजिएगा, क्या करेगा ये? इट विल डिटेक्ट कोविड इन रूरल पॉपुलेशन वाया व्हाट्सएप। अब कहोगे ये व्हाट्सएप मतलब नहीं समझ। देखो, व्हाट्सएप के जरिए ये गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ली डिटेक्शन करेगी कोविड-19 का, कि क्या आपको कोविड-19 है या नहीं है। कैसे करेगी बता देते हैं, पूरा बता देते हैं कैसे। ध्यान दीजिए, जैसे कोई पेशेंट है, संदिग्ध है, उसको लग रहा है कि वो कोविड-19 जो है से संक्रमित हो सकता है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। समझ में आया? डॉक्टर पास गया, डॉक्टर ने इसके सिम्टम्स देखे। अब समस्या क्या होती है, कोविड-19 में चेस्ट में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल जाता है। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन फैल जाता है
लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाता है तो समस्या आ जाती है। तो उसको देखने के लिए सिटी स्कैन या एक्सरे कराए जाते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। एक्सरे में पूरी तरह से वो चीज़ें बता नहीं पाती है, इसलिए सिटी स्कैन कराना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा सिटी स्कैन कराना सही नहीं माना जाता, वो आगे चल के खतरनाक हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार इस पर काम कर रही थी कि कोई अल्टरनेटिव या कोई विकल्प इसका निकाला जाए। तो इसका विकल्प ये निकाला गया है, एक्सरे सेतु नाम का एक वेबसाइट होगा, एप्लीकेशन भी है, वेबसाइट होगा। उस पर क्या होगा, डॉक्टर इसका जो भी एक्सरे होगा पेशेंट का, एक्सरे क्या करेगा, व्हाट्सएप एक नंबर होगा, उस नंबर पे जो है क्या करेगा, सेंड कर देगा पूरी रिपोर्ट को एक्सरे की। समझ में आया, एक्सरे की रिपोर्ट को भेज देगा। वहाँ से जो एक्सरे सेतु के जो एक्सपर्ट होंगे वो बता पाएंगे भैया ये इनका जो कोविड-19 है तो है कितना, कितने सीवियरिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें वो बताएंगे। समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही हो, जिस तरह से वो व्हाट्सएप भेजेंगे तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को डिस्कस किया, 6 क्वेश्चन को डिस्कस किया। थोड़ा डिटेल हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।